अब हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम अभी पढ़ चुके हैं कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें फंक्शन स्मॉल एफ एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक। यहाँ जो a है वह लोअर लिमिट होती है एंड जो b है वह अपर लिमिट होती है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इसे हम ग्राफ से समझते हैं। माना ये फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है। अब जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है वह इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। अब हम इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे या फिर अब हम इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम पूरे एरिया को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। माना लोअर लिमिट x नॉट के इक्वल है एंड अपर लिमिट x n है, तब हम इस पूरे एरिया को n पार्ट्स में कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, तो अब आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि जो प्रत्येक पार्ट है वह एक रेक्टेंगुलर शेप में है और हम प्रत्येक पार्ट का अलग अलग एरिया फाइंड कर सकते हैं। यदि हम इन सारे एरियाज को ऐड कर दें तो हमें ये टोटल एरिया मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। माना इसकी विड्थ h है एंड इसकी हाइट होगी f ऑफ x नॉट के इक्वल। तो अब यदि हम फर्स्ट पार्ट के एरिया को डी ए नॉट से रिप्रेजेंट करें तो डी ए नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स नॉट जो कि इसकी हाइट है इंटू एच जो कि इसकी विड्थ है। अब इसी तरह हम सारे पार्ट्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम सेकंड पार्ट के लिए बात करें तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 एंड सेकंड पार्ट का एरिया हो जाएगा डी ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 जो कि इसकी हाइट होगी इंटू एच जो कि इसकी विड्थ है। इसी प्रकार यदि हम बीच में किसी एक रैंडम पार्ट के लिए देखें जो कि एक्स आर से एक्स आर प्लस वन के बीच में है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा डी ए आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर इंटू एच। इसी तरह हम सारे पार्ट्स का एरिया निकाल सकते हैं और लास्ट पार्ट का एरिया हो जाएगा डी ए एन माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू एच। अब यदि हम इन सारे एरियाज को ऐड कर दें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये मिलेंगे एंड राइट हैंड साइड को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जहां हमने सभी पार्ट से h कॉमन ले लिया है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को समेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन डी ए आर इज इक्वल टू एंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो जाएगा h इंटू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ एक्स आर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वही एरिया के इक्वल होगा। लेकिन यह प्रॉब्लम ये थी कि हमने ग्राफ में सारे पार्ट्स को रेक्टेंगुलर शेप में एज्यूम किया था। इसका मतलब हमारा कुछ एरिया ऐसा बच गया था जो कि हमने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ये सारी शेप्स रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम जानते हैं कि x नॉट की वैल्यू a के इक्वल है। इसी तरह हम x1 को लिख सकते हैं a प्लस एच, x2 को a प्लस टू एच एंड इसी प्रकार हम xn को लिख सकते हैं a प्लस एन एच। एंड सिंस xn b के इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a प्लस एन इंटू एच। यहां से यदि हम h की वैल्यू निकालें तो वो होगी b माइनस ए अपॉन एन। अब ये जो बचा हुआ एरिया है जिसको कि हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। यदि हम पूरे एरिया को बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दें जिससे कि प्रत्येक पार्ट की जो विड्थ है वो बहुत छोटी हो जाएगी तो बचा हुआ एरिया बहुत ही कम रह जाएगा। अब इसको हम मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं कि यदि n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे तो जो विड्थ है या फिर h है उसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी जिससे कि बचा हुआ एरिया जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे वो बहुत ही कम रह जाएगा। तो अब इसे आगे सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं
कि a इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n-1 f ऑफ एक्स आर। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि हमें एरिया की वैल्यू मिल गई है। एरिया की वैल्यू यानी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई है। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हमने यहाँ पहले h की वैल्यू पुट कर दी है b माइनस ए अपॉन एन इंटू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n-1 f ऑफ एक्स आर। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमें एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल गया है। अब आगे हम इसी फॉर्मूले को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फंक्शन f(x) है वह एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज हम उस फंक्शन के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें इस एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 3 एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम अभी पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx का फॉर्मूला ये होता है। इसमें h इज इक्वल टू हमने b माइनस ए अपॉन एन पुट किया है। अब यदि हम इसको गिवन एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू होगी 2 एंड b की वैल्यू होगी 3। तो इससे हमें h की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन एन एंड जो हमारा फंक्शन है वह है एक्स स्क्वायर। तो अब जैसे ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 3 एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन इंटू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n-1 f एक्स आर। यहां आप देख सकते हो कि हमने h की वैल्यू 1 अपॉन एन पुट की है। अब यदि इस समेशन की फर्स्ट टर्म की बात करें तो वह r इज इक्वल टू 0 पर मिलेगी एंड r इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ एक्स आर f ऑफ एक्स नॉट के इक्वल होगा। एंड हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्स नॉट है वह लोअर लिमिट के इक्वल होता है एंड यह लोअर लिमिट है 2, तो f ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा f ऑफ 2 के इक्वल। तो अब हम इस इक्वेशन के RHS को कुछ इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। सिंस हमारा फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब हम इस फंक्शन में इन सभी वेरिएबल्स को पुट करके इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि ईच टर्म में हमें 2 स्क्वायर की एक टर्म मिल रही है। इसका मतलब हम सभी को ऐड कर देंगे जिससे हमें 2 स्क्वायर की n टर्म्स मिल जाएंगी। इसी तरह हम बाकी के टर्म्स को भी सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि हमारी ये पूरी टर्म कुछ इस तरह की दिखेगी। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप ये देख सकते हो कि हमें यहां एक टर्म मिल रही है 1 अपॉन एन की। सिंस जो n की लिमिट है वह इंफिनिटी की ओर टेंड कर रही है तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन एन की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी। तो जब हम 1 अपॉन एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 प्लस 1/3 प्लस 2, यानी कि फाइनल वैल्यू मिलेगी हमें 19/3। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर है 19/3।